Hello students, I am Seeta Gupta from JNB शाजापुर, PGT हिस्ट्री। आज मैं बच्चों आप लोगों को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज के बारे में, जिसमें 600 BC से लेकर के हम 600 CE के बीच का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम राजाओं, उस समय के राजा, किसान और नगरों की बात करेंगे कि उस दौरान जो भारत में ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के राज्य कैसे रहे, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में कि एक आरंभिक राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य, इसको साम्राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत बड़े भूभाग पर पहला फैला हुआ था और पहले ऐसा ये एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर, जिसको साम्राज्य का दर्जा दिया गया है। इस मौर्यन साम्राज्य, आप लोगों ने अपनी 6 क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था, जिसने इसकी फाउंडेशन डाली थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य। ये नाम कोई आपके लिए नया नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका समय है स्थापना का 321 ईसा पूर्व के आसपास। नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो मौर्यन एम्पायर का मैप दिया हुआ है और ये साम्राज्य 321 BC से लेकर के 185 BC के बीच में भारतवर्ष में रहा। और जो ग्रीन कलर का इलाका आप इस मैप में देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जिन इलाकों में इस साम्राज्य का विस्तार था। तो ये जो आपको भूभाग दिखाई दे रहा है, इस भूभाग से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कोई एक विशेष क्षेत्र तक नहीं, बल्कि भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग में ये फैला हुआ था। अब समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जानने के लिए हमारे पास कौन-कौन से सोर्सेज मौजूद हैं कि 321 BC से लेकर के 184 BC के बीच में ये साम्राज्य रहा। तो इस साम्राज्य को जानने के जो दो स्रोत हैं, उन्हें मुख्य रूप से दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज दिख रहे हैं आपको, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, उस समय के लिखित जो स्रोत हैं उस समय के साहित्यिक, उसमें दो किताबों का नाम मुख्य आता है। एक है इंडिका और दूसरी है अर्थशास्त्र। ये आपने अपनी जनरल नॉलेज में भी कभी सुना होगा, कक्षा 6 की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब है, जो एक यूनानी राजदूत था और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो राजदूत बनकर के यूनान से आया था। तो उसने जो विवरण लिखा है उसे इंडिका का नाम दिया गया है। ये मौर्य साम्राज्य के विषय में जानने का एक मुख्य स्रोत है। दूसरा आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेटा ये इकोनॉमिक्स से मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र यानी जिसमें राजनीति की चर्चा की गई है, राजनीतिक विज्ञान का जो ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं चाणक्य या जिनको कौटिल्य कहा जाता है। और ये भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी देने का एक मुख्य साधन है। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो मुख्य रूप से अशोक के द्वारा लिखे गए, जो भी लिखवाए गए जो भी अभिलेख हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो एडिक्ट्स हैं, और सांची का स्तूप, और इसके अलावा उस काल में बनी जो भी मूर्तियां हैं, मूर्ति कला के भी कुछ उदाहरण हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक थोड़ा यहाँ लिखा नहीं है बच्चों, लिटरेरी सोर्सेज में हम एक चीज को और शामिल कर सकते हैं। इंडिका अर्थशास्त्र के अलावा उस समय जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ, इसके अलावा संस्कृत भाषा में लिखे गए कुछ अन्य ग्रंथ भी हमें तत्कालीन मौर्यन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। एक नजर हम डालते हैं इस टाइम पीरियड, मौर्य साम्राज्य के जो राजा हुए मुख्य, उनका कालावधि क्या है और कौन से राजाओं ने कब तक शासन किया। तो एक लिस्ट दी गई है आपके सामने, टाइम पीरियड एंड किंग्स ऑफ मौर्यन एम्पायर।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि 321, यहाँ 22 लिखा हुआ है, लेकिन 321 से लेके 298 के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, जिसको मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आप लोगों ने इसकी कहानी सुनी होगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक मोर पालने वाले परिवार से संबंध था, कोई कुछ इतिहासकार डिफरेंट मत रखते हैं इसके बारे में, लेकिन कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसी शिक्षा दी और एक राजा के रूप में बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है और मौर्यन डायनेस्टी की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डाली गई। दूसरा शासक है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि कल एक बच्चा क्लास में चर्चा कर रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो कोई पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन से धर्म को अपना लिया। तो कहते हैं अपना शासन बिंदुसार को सौंप करके अपने बेटे को, और चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि बन गया था, जैन धर्म को अपना लिया था। तीसरा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा राजा है अशोक, उसके बाद दशरथ, फिर है संप्रति, फिर है शालिशुका, देववर्मन, सतधानवन, और लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी है बृहद्रथ। तो बेटा आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 राजाओं के नामों को जानना बस जरूरी है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। बाकियों के नाम आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम 3 के बारे में और आगे ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हमने मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोतों की चर्चा की थी। उन स्रोतों में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि मूर्तियां हैं उस समय की, जो भी मिली हैं हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में। उस समय की जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिनकी हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसके अलावा जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ, और जो भी अभिलेख लिखे हुए मिले हैं, ये मौर्य वंश के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत माने गए हैं। अब हम समझेंगे जो मौर्य वंश का तृतीय शासक है अशोक, जिसको अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, अगर बच्चों थोड़ा बहुत जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री से बहुत सही तथ्य नहीं है, लेकिन काफी कुछ चीजों को वो फिल्म में भी शामिल किया गया है जो ऐतिहासिक हैं। तो अशोक जो राजा था, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि इतिहास में एक ऐसा अनोखा शासक है जिसने राजा रहते हुए युद्ध का परित्याग कर दिया। एक अनोखा शासक है ये इतिहास में। इसने रणभेरी की जगह धम्मभेरी को अपनाया, यानी धम्म के प्रचार पर जोर दिया, और उसने जो कहते हैं कि अपने जीवन काल में 8वें वर्ष में ही ये युद्ध को छोड़ दिया था। तो वो आपने कलिंग वॉर के बारे में पढ़ा होगा आपने कि कलिंग युद्ध से उसका हृदय इतना द्रवित हो गया, कलिंग जिसको आज हम उड़ीसा कहते हैं, कि दया नदी में खून की नदियां बहते देख करके कहते हैं कि उसके मन में ऐसा परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, और आगे के जीवन काल में जितना भी उसका जो शासन काल रहा आगे का, उसमें उसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। तो अशोक ने अपने, जब वो राजा था, तो अभिलेख लिखवाए। ये इतिहास में ऐसा शासक है जिसने ऐसे पुरातात्विक ये साक्ष्य हमारे सामने छोड़े हैं जो तत्कालीन इतिहास की बहुत ही सटीक जानकारी देने का काम करते हैं। तो ये अभिलेख किसने लिखवाए, क्यों लिखवाए, क्या उद्देश्य था, उसको हम समझेंगे। तो अशोक, अब ये 2 तरह से लिखा है। आप अगर देखेंगे जो वहाँ की प्राकृत भाषा है उसमें अशोक इस तरह से लिखा जाता है, और वैसे सही हिंदी में कहें तो अशोक को लिखने का ढंग ये है। अशोक वह पहला शासक है जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों को, यानी अपनी जो जनता है, उसको संदेश देने के लिए जगह जगह अभिलेख खुदवाए। ये पर्पज है उसका अभिलेख खुदवाने का। जो स्क्राइब कराया जगह जगह लगवाए, क्योंकि बेटा आज की तरह उस समय समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कुछ भी नहीं था, इंटरनेट कुछ भी नहीं था। आज मान लीजिए हमारे
शासक हैं, मोदी जी हैं या कोई दूसरे हैं, कोई भी, तो वो अपने संदेशों को रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास पहुँचा देते हैं। लेकिन उस समय ये मीडिया की सुविधा नहीं थी, तो अशोक ने एक नया इनोवेशन किया कि उसने जो भी बातें वो अपनी प्रजा से कहना चाहता था, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसने जगह-जगह उन बातों को स्तंभ लेखों के ऊपर, शिलालेखों के ऊपर लिखवाया, ताकि जनता उनको पढ़ कर के उनको फॉलो कर सके। अब ये जो अभिलेख हैं, ये किस पर खुदवाए गए? पर्पस तो हो गया अपनी प्रजा और अधिकारियों को संदेश देने के लिए। अब किस पर लिखवाए गए? ये पत्थर और स्तंभों पर लिखवाए गए। यानी जगह-जगह जो पत्थर की शिलाएँ पड़ी हुई थी उनके ऊपर, या फिर पिलर बनवाए गए, और अशोक के पिलर बहुत खास माने जाते हैं कि जिनके ऊपर अच्छा उनको स्मूथ बना करके बढ़िया पॉलिश की गई थी, और फिर उनके ऊपर मूर्तियाँ बनाना या उसके ऊपर अभिलेख लिखवाने का काम किया गया था। अभिलेखों के माध्यम से क्या करना चाहता था अशोक? अपने धम्म ये प्राकृत भाषा का शब्द है धर्म का, धम्म का प्रचार करना चाहता था। अशोक का धम्म क्या था? आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो धम्म का प्रचार करवाने के लिए उसने कहा, यानी उसका धम्म था कि क्या है धर्म? यानी बड़ों का आदर करो, जो भी आपसे एल्डर लोग हैं उनका सम्मान करिए, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार रवैया अपनाइए, जो दास, स्लेव या जो नौकर हैं आपके घर में, उनके साथ भी आप उदार व्यवहार करिए, और दूसरे धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करिए, दूसरे धर्मों का आदर करिए। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो ऐसा नहीं कि सारे जनता बौद्ध ही हो जाए। जो अन्य धर्मों के लोग थे, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो जैन हों या कोई दूसरे धर्म के हों, उनके साथ भी उसने आदरपूर्ण व्यवहार किया। ये उसके धम्म की खास विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं भाषाओं की, कि किस भाषा में अभिलेख लिखवाए गए। तो अभिलेखों की जो भाषा है वो अधिकतर आपको प्राकृत मिलेगी, और इसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी है। लेकिन अगर हम पश्चिमोत्तर में जाएं, पश्चिमोत्तर भारत में, कहने का मतलब है अगर इधर सिंध अफगानिस्तान की तरफ जाएं, तो अरेमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी लिपि खरोष्टी रखी गई है, यानी हमारे जो इंडिया के मिडिल में कह लो या नॉर्थ के कुछ पार्ट में है, वो तो प्राकृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मी है उसकी। और जो पश्चिमोत्तर में है, उसकी जो भाषा है अरेमाइक है, यूनानी है, और लिखने का जो उनकी स्क्रिप्ट है वो खरोष्ठी है। अफगानिस्तान में मिले उनके अभिलेख अरेमाइक में हैं और यूनानी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। तो यानी अशोक ने जनता जिस भाषा को बोलती और समझती थी, उसी भाषा में अपने संदेशों को, अपने अभिलेखों को लिखवाया, ताकि लोग उसके संदेश को समझ सकें, पढ़ सकें, और समझ करके उसको अपने जीवन में अपना सकें। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे, अशोक का सारनाथ स्तंभ है, जो आज हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको सभी पहचानते होंगे। ये हमारी राष्ट्रीय मोहर है आज के समय में, जो 4 शेर हैं, पीठ से पीठ मिलाए खड़े हुए हैं, और राष्ट्र ध्वज में ये चक्र दिख रहा है आपको, ये हमारे राष्ट्र ध्वज के बीचों बीच है, जिसकी 24 तीलियां हमें निरंतर धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रगति का संदेश देती हैं। इसके अलावा आप साइड में देख रहे हैं अशोक के सप्त स्तंभ लेख का एक उदाहरण यहाँ पर, कि किस तरीके से उसने 7 महत्वपूर्ण पिलर जो एडिक्ट्स हैं वो लिखवाए हैं, और ये आपको इस स्तंभ में काफी साफ रूप से उसकी लिपि देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं। अब ये एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहाँ हैं? ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 33 पर अगर आप देखेंगे, तो अशोक के अभिलेखों का विवरण आपको मिलेगा, जिसमें महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ अभिलेख हैं। जिसमें से आपको सबसे ज्यादा जिन चीजों को समझना है, जो भरने को आती हैं, उसमें मस्की, इस जगह पर आएंगे अगर साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर मस्की है। और यहाँ चलेंगे, जो मैं बात कर रही थी, ये धौली लिखा हुआ है, यहीं पर कलिंग है, यहाँ भी अभिलेख है। इसके बाद आप ऊपर चलेंगे कौशाम्बी, ये कौशाम्बी में भी स्तंभ अभिलेख मिला है। यहीं पर आप कौशाम्बी के पास जाएंगे तो सारनाथ है, सारनाथ जो जहां पर हमारे ये 4 शेरों वाला स्तंभ लेख लिया गया है। मेरठ के पास अगर आप चलेंगे,
तो टोपरा मेरठ के पास भी एक अभिलेख मिला है और ये डिफरेंट आपको जो डिजाइन्स दिख रही हैं, कहीं ट्रायंगल बने हैं, कहीं ये चौकोर हैं, कहीं वाइट हैं। तो ये जो आपको ट्रायंगल हैं, ये पिलर एडिक्ट्स के हैं कि जहाँ पर उनके स्तंभ लेख मिले हैं और ये रॉक यानी शिलालेख मिले हैं जहाँ बड़े और जहाँ माइनर छोटे शिलालेख मिले हैं, उनको ये मानचित्र आपको दिखा रहा है। तो इन स्थानों को आपको अपने मानचित्र में भर करके देख लेना है। अब हम समझते हैं इस पर देखिए बच्चों, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के ऊपर अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर देखते हैं तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप जरा ध्यान से समझें कि अगर हमारे एग्जाम में ये 8 मार्क्स का सवाल आता है तो आंसरिंग हम कैसे करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मौर्य साम्राज्य की जो पूरे साम्राज्य का केंद्र है वो राजा होता था, यानी पूरी सत्ता केंद्रीयकृत थी और केंद्र था राजा। फिर मौर्य साम्राज्य को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जिसको पटना कहा गया है। इसके अलावा 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। इनको भी आपको मैप में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर हैं। ये उनके 4 प्रांत का मतलब है, आज स्टेट कह सकते हो, प्रोविंसेस थी और इनकी राजधानी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और इन्होंने अपने पॉलिटिकल सेंटर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। अब जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत बड़े इलाके में संदेश उसने खुदवाए और तो क्या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश में एक सी थी? इतिहासकारों का मानना है कि मौर्यों के अधीन जो इलाके थे वो विभिन्न प्रकार के थे। सब जगह ना तो एक सी संस्कृति थी, ना एक से लोग थे। इसीलिए कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ अंतर रहा होगा। सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी, अभी मैंने बताया राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कैपिटल थी, जैसे भारत की आज कैपिटल है हमारी नई दिल्ली। तो राजधानी और उसके आसपास के प्रांतों पर उनका शासन रहा होगा। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने की खदानों के लिए मशहूर था। अब उस समय आने जाने के लिए इतना बड़ा इनका साम्राज्य है, तो आवागमन के लिए वो लोग नदी मार्गों का और सड़क मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। इनकी सेना सुरक्षा प्रदान करती थी। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया है। अगर मेगास्थनीज के विवरण को पढ़ें तो हमें उनकी सेना के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक ने धम्म के माध्यम से अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। इसके लिए धम्म महामात्त, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि धम्म महामात्त नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो धार्मिक मामलों की पूरी जो जानकारी रखता था और इस अधिकारी का जो काम था कि अशोक का धम्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है आपको अगर 8 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में लेने हैं। अब एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन कैसे था। तो एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या हैं और उनके अधिकारी क्या हैं। तो केंद्र राजधानी है जो सम्राट प्रमुख है। फिर आपने 4 प्रांत पढ़े, कुमार और आर्यपुत्रों को, राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। मंडल है, कमिश्नरी आज की, जिसमें प्रतिष्ठा या प्रादेशिक है। विषय है जिला, विषयपति और स्थानिक हैं। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह जिसका गोप स्वामी होता था और सबसे छोटी इकाई होते थे ग्राम, जिसका अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। तो इस तरीके से आप लोगों ने, एक मैं पेपर दिखा रही हूँ कि मौर्य प्रशासन की प्रकृति के बारे में एमपीपीसीएस में भी सवाल पूछा गया है, कैसे आपको हल करना है इसको आप समझ लेंगे। अब समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य का इतना महत्व क्यों है। तो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक नए युग की शुरुआत थी। यह पूरे भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकजुटता का प्रथम प्रयास है, यानी पहली बार इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट करने की कोशिश की गई मौर्यंस के द्वारा। इसके अलावा इतिहास लेखन स्रोतों में सटीकता के कारण इस काल को इतिहास समझने में हमें बहुत आसानी है। साथ ही साथ देशी और विदेशी साहित्यिक स्रोतों से पर्याप्त रूप से हमारे पास जानकारी इस मौर्यन डायनेस्टी के बारे में उपलब्ध है। इस एम्पायर ने
बड़ी मात्रा में पुरालेखीय रिकॉर्ड इस अवधि के इतिहास लिखने के लिए छोड़े हैं, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का बहुत महत्व माना जाता है। नीचे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये अशोक महान का चित्र है और अशोक में क्या गुण थे? अशोक को महान क्यों कहा जाता है? थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे कि शक्तिशाली शासक था उस समय का, एक परिश्रमी शासक था, वो स्वभाव से बड़ा विनीत माना जाता था, विनीत माने नम्र। लोगों को संदेश देने के लिए उसने अभिलेख खुदवाए, जो एक अनोखी उपलब्धि है उसकी। विशाल साम्राज्य को धम्म के सिद्धांतों के आधार पर चलाया और शांति बनाए रखी अपने पूरे शासनकाल में, कोई युद्ध नहीं लड़ा कलिंग के बाद। अन्य धर्मों के प्रति भी वो उदारता का व्यवहार करता था और हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को अपने शासन की प्रेरणा का स्रोत माना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।